आवाज आ रही है बच्चों? हेलो। 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 चलिए 2 मिनट देख लेते हैं, जो लोग जुड़ना चाह रहे हैं जुड़ जाएं, उसके बाद चलेगा आगे क्लास। इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी जो है आपको प्रोवाइड की जाती है, ताकि अगर आप किसी कारण से हेलो। हेलो। आवाज आ रही है बेटा? चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे नीट में टॉपिक स्थिर वैद्युत की। क्या टॉपिक पढ़ेंगे? स्थिर वैद्युत की, और इसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दो वर्ड से मिलकर बना है ये, इलेक्ट्रिक और स्टैटिक। इलेक्ट्रिक और स्टैटिक। इलेक्ट्रिक से मतलब है चार्ज से, और स्टैटिक से मतलब है रुका हुआ। स्टैटिक से मतलब है रुका हुआ। तो बात हमें करनी है किसकी? वैद्युत आवेश की। यानी कि इलेक्ट्रिकल चार्ज की, या इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? आवेश जो है वो द्रव्यमान की भांति किसी पदार्थ का मूल गुण है, एवं आवेश अपने चारों ओर वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभावों
को प्रदर्शित करता है या उनका अनुभव करता है। प्रदर्शित करता है या उनको उनका अनुभव करता है। फिर बात आती है सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, आवेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो इनमें से पहली बात है कि एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने बताया कि आवेश दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? धनावेश एवं ऋणावेश। धनावेश एवं ऋणावेश। फिर इन्होंने बताया कि जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। फिर तीसरे में बताया कि सामान्यतः सभी वस्तुएं वैद्युत उदासीन होती हैं, अर्थात उनमें ऋणावेश यानी कि इलेक्ट्रॉन एवं धनावेश यानी कि प्रोटॉन समान मात्रा में पाया जाता है। नंबर 4, कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनावेशित हो सकती है तथा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ऋणावेशित हो सकती है। फिर बताया गया कि आवेश यदि विराम में हो तो अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। यदि एक समान चाल से
चल रहा हो, एक समान वेग से लिखें तो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है यदि त्वरित गति कर रहा हो तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का निर्माण करता है। ठीक, इतनी बातें यहाँ तक नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। नोट करिए, नोट करिए। जहां पर समझ में ना आ रहा हो वहां पर पूछ लेंगे।
चलिए नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आवेश ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होता है अथवा किसी विलगित निकाय का कुल आवेश, विलगित निकाय का मतलब आइसोलेटेड सिस्टम, सदैव संरक्षित रहता है। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। फिर बात आती है आवेश के क्वांटीकरण की। फिर बात आती है आवेश के क्वांटीकरण यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब जैसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कह रहा है कि आवेश ना तो उत्पन्न होगा ना ही नष्ट होगा, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या होगा? स्थानांतरित होगा। तो स्थानांतरित कैसे होगा ये कौन बताता है? आवेश का क्वांटीकरण। तो क्या कहता है ये? एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज में होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज में होता है, अर्थात किसी वस्तु का कुल आवेश Q बराबर Ne
जहां n एक क्या है, पूर्णांक यानी कि इंटीजर। जेड का मतलब क्या होता है, इंटीजर का समूह, इंटीजर्स, यानी कि n बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जितना भी करते चले जाइए। एग्जाम्पल 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरह करते चले जाएंगे। लेकिन 1.5 इलेक्ट्रॉन, 1.75 इलेक्ट्रॉन, 2.25 इलेक्ट्रॉन, इस तरह पॉसिबल नहीं होगा। हमेशा इंटीजर्स में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह काम करते चलेंगे। तो दो महत्वपूर्ण बातें हैं, आवेश संरक्षण और आवेश का क्वांटीकरण। तो नोट करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नोट करिए। चलिए आगे बढ़ें।
अब आता है कूलाम, या इससे पहले जान लेते हैं आवेश के मात्रक के बारे में। देखिए एमकेएस पद्धति और सीजीएस पद्धति। तो एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, कूलाम। इसको दिखाते हैं कैपिटल सी से। और यहाँ होता है स्टैट कूलाम, ठीक। ये इसका सिंबल हो गया स्टैट, फिर कूलाम के लिए सी, या इसी का नाम है ESU, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या इसी का नाम है फ्रैंकलिन, ठीक। साइंटिस्ट के नाम पे है फ्रैंकलिन। और एक कूलाम इज इक्वल टू होता है 2.99 10 की पावर 9 स्टैट कूलाम। स्टैट कूलाम, ठीक। अब बात करते हैं कूलाम का नियम। कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ ये कहता है कि अगर दो आवेश हैं Q1 और Q2 r दूरी पर रखे हुए हैं, यदि दो आवेश Q1 व Q2 r दूरी पर रखे हों तो उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल का परिमाण नंबर 1। आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि जो बल है प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, मतलब दोनों आवेश लेंगे उनका परिमाण, प्लस माइनस मतलब नहीं है। कूलाम का नियम जो है वो केवल बल का परिमाण बताता है, ठीक है ना, ये नहीं बताता बल की दिशा क्या है। दिशा तो आप जान ही जाएंगे, अगर दोनों धन आवेश है तो प्रतिकर्षित करेंगे, और अगर एक धन एक ऋण है तो क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। नंबर दूसरा, आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। एक व दो को मिलाने पर जो F है वो क्या मिलेगा, Q1 Q2 बटे r²। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा Q1 Q2 बटे r², जहां k को कहते हैं स्थिर वैद्युत नियतांक, और k का मान CGS और MKS मात्रक में, CGS में 1 होता है और MKS मात्रक में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, जहां एप्सिलॉन को बोलते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता। अगर निर्वात या वायु की बात करें तो एप्सिलॉन हो जाता है एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर।
तो k बराबर हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान आता है 9 गुणे 10 की घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। तो ये हो गई किसकी बात, k की बात। नोट करेंगे, उसके बाद बात करेंगे किसकी, वैद्युतशीलता की। नोट कर लें यहाँ तक, उसके बाद आगे देखते हैं। नोट हो गया, चलिए आगे बढ़िए। अब बात करते हैं किसकी, वैद्युतशीलता की। तो बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। जरा ध्यान से देखिए, बल बराबर था k Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अगर k का मान रख दें तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो बल है वो क्या है, एप्सिलॉन के व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि अगर एप्सिलॉन बढ़ेगा तो बल क्या होगा, घटेगा। अर्थात
माध्यम की वैद्युशीलता माध्यम का वह गुण है जो उसमें रखे आवेशों के मध्य लगने वाले बल का विरोध करती है। माध्यम में जो आवेश रखे हैं उनके बीच लगने वाले बल का क्या करना है? विरोध। अगर वैद्युशीलता ज्यादा तो बल कम। फिर एक आता है क्या? आपेक्षिक वैद्युशीलता। क्या आता है? आपेक्षिक वैद्युशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक, ये क्या कहती है? इसको दिखाते हैं एप्सिलॉन आर से। एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, मतलब माध्यम की वैद्युशीलता एवं निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को आपेक्षिक वैद्युशीलता कहते हैं। तो ये बात हुई किसकी? इनकी। फिर इसके बाद आता है अध्यारोपण का, या पहले पढ़ लेते हैं कूलाम के नियम की सीमाएं। लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ। पहला क्या कहता है? यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही मान्य है। यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही मान्य है। नंबर दूसरा, यदि दोनों आवेश स्थिर हों तो मान्य है। यदि एक आवेश गति में एक विराम में तो भी क्या है? मान्य है। अमान्य है। ये क्या है? लिमिटेशन। नोट कर लें जरा, फिर आगे बात करते हैं।
चलिए आगे बढ़े। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन n आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल बल बाकी बचे आवेशों द्वारा लगाए गए बलों का सदिश योग होता है। जैसे एक आपके पास आवेश हो Q1, एक आवेश हो Q2, एक आवेश हो Q3, एक आवेश हो Q4 और एक आवेश हो Q5। इस तरह करते करते एक आवेश हो Qn। तो nth आवेश पर जो कुल बल लगेगा वो इस पर बाकी आवेशों द्वारा लगाए गए बल n वाले पर बल पहले वाले की वजह से, n वाले पर बल दूसरे वाले की वजह से, n वाले पर बल तीसरे वाले की वजह से, n वाले पर बल n-1 वाले की वजह से। क्या है इनका सदिश योग? क्या है इनका सदिश योग? नोट करें इसको, आगे बात करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं कुछ।
चलिए आगे बढ़े। जैसे मान लीजिए आपसे कहे कि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा एल है, और ये आपको एक समबाहु त्रिभुज बना के यहाँ दिया हुआ है। ए, बी और सी। यहाँ पर प्लस क्यू आवेश रखा है, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश रखा है, और यहाँ पर प्लस क्यू आवेश रखा है। भुजा कितनी है इसकी? एल। तो पूछ रहा है बिंदु सी पर रखे आवेश पर कुल बल ज्ञात कीजिए। सी पर जो आवेश रखा है प्लस क्यू, क्या निकालना है? उस पर कुल बल निकालना है। तो देखिए इस पर जो बल लगाएगा वो कौन कौन लगाएगा? ध्रुवपण का सिद्धांत क्या कहता है? जितने बचे हुए हैं। तो जो सी पर कुल बल लगेगा वो एक तो लगाएगा ए वाला और एक लगाएगा बी वाला। तो इन दो बलों का क्या करना है? सदिश योग करना है। सदिश योग का सूत्र आपको याद होगा, आर बराबर होता था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहाँ थीटा दोनों के बीच का कोण। तो पहले आपको इन दोनों बलों के बीच का क्या निकालना है? कोण। तो जरा ध्यान से देखिए, ए वाला सी वाले को क्या करेगा? प्रतिकर्षित, क्योंकि दोनों कैसे हैं? समान प्रकृति के। तो ये इसको भेजेगा यहाँ, ये माइनस का ये प्लस का इसको क्या करेगा? आकर्षित। तो क्या करेगा? एफ सी डी। तो इन दोनों के बीच कोण कितना हो जाएगा? देखो समबाहु है तो ये वाला 60 पूरा 180, तो ये कितना हो गया? 120। थीटा मिल गया। फिर दोनों के क्या चाहिए? परिमाण चाहिए। तो एफ सी ए का परिमाण कहां से निकलेगा? कूलाम के नियम से। सी और ए के बीच लगने वाला बल, तो के क्यू क्यू एल का स्क्वायर, यानी कि के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। फिर एफ सी बी इन दोनों के बीच में, तो के क्यू क्यू बाई एल स्क्वायर, यानी कि के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। सूत्र में, बल के सूत्र में आवेश का चिन्ह नहीं रखते। अब यहाँ पर देखिए दोनों ये बराबर हैं तो इनको मान लीजिए। माना एफ सी ए बराबर एफ सी बी बराबर एफ। तो दोनों आपके जो सदिश हैं वो कितने हैं? एफ हैं, जिनके बीच का कोण 120 है। तो परिणामी इसलिए जो एफ सी होगा वो किसके बराबर होगा? पहले का वर्ग, फिर दूसरे का वर्ग, फिर पहला दूसरा कॉस 120। तो एफ सी इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ एफ स्क्वायर कॉस 120 का मान माइनस 1/2, 2 से 2 कट जाएगा। तो एफ सी का मान आएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस एफ स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा। एफ सी बराबर अंडर रूट एफ स्क्वायर, तो एफ सी बराबर एफ, और एफ माना किसे था? के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हुआ आपका आंसर। नोट करें इसको, फिर आगे बात भी करते हैं। समझ में आ रहा है?
चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। ए बी सी डी एक क्या है? वर्ग है। जिसकी भुजा कितनी है? एल। ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल और ये भी एल, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। मान लीजिए यहाँ प्लस क्यू आवेश रखा है, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू और यहाँ क्या रखा है आपका? माइनस क्यू। तो आपसे कह रहा है बिंदु सी पर रखे आवेश पर कुल बल ज्ञात कीजिए। तो सी पर कुल बल निकालना है, तो अध्यारोपण ये कहता है, क्या कहता है अध्यारोपण? कि इस पर बल कौन कौन लगाएगा? जो बाकी बचे हुए हैं। तो कौन कौन बच रहा है? बी वाला, ए वाला और डी वाला। तो बी वाला ऋण आवेश है, धन आवेश को क्या करेगा? आकर्षित अपनी तरफ। तो इस पर बल लगाएगा कहाँ? ऊपर की तरफ, एफ सी बी। ये माइनस है, इसको क्या करेगा? अपनी तरफ आकर्षित करेगा।
तो ये लगाएगा एफ सी डी, ठीक। और ये प्लस वाला इस प्लस वाले को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो लगाएगा एफ सी ए। 3 बल है अपने पास, क्योंकि जो हमारे पास सूत्र था आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वो केवल 2 को बस जोड़ सकता है, ए और बी को। यहाँ 3 है, तो हम लोग करेंगे क्या, पहले किन्हीं 2 को हल करके हम 1 बनाएंगे, फिर उस 1 को बाद वाले के साथ क्या करेंगे, हल करेंगे। तो 2 सदिश हम लोग पकड़ेंगे एफ सी बी और एफ सी डी, इनका क्या निकालेंगे, परिणामी, जो कि कहाँ से जाएगा, इनके बीच से। मान लेते हैं कितना है, एफ डैश। एफ सी बी और एफ सी डी के बीच में कोण कितना है, 90। तो क्या प्रमाण कितना होगा, ए क्यू स्क्वायर बटे एल स्क्वायर, और एफ सी बी का मान भी कितना होगा, ए क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। दोनों बराबर हैं, इसके बराबर मान लेंगे, एफ के बराबर। इनका परिणामी हमने क्या माना है, इनके बीच में जा रहा है एफ डैश, इसका मान कितना होगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ cos 90। cos 90 का मान 0, ये वाला पद 0 हो जाएगा। एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, एफ रूट 2। कितना आ जाएगा, एफ रूट 2। एक पल एफ रूट 2 है और एक पल क्या है, एफ सी ए। एफ सी ए का पहले मान निकालेंगे, तो क्या होगा, के क्यू क्यू, और इनके बीच की दूरी, ए और सी के बीच की दूरी, विकर्ण। विकर्ण कितना होता है, एल अंडर रूट 2 का वर्ग। एफ सी ए इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई 12 स्क्वायर। क्लियर है। तो देखिए जरा यहाँ से जरा एफ का मान रख दीजिए, जरा कितना आ जाता है, एफ डैश बराबर के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर रूट 2। अब देखिए एफ डैश और एफ सी ए दोनों विपरीत दिशा में, जब दो सदिश विपरीत दिशा में होते हैं तो उनको क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो एफ सी कितना होगा, एफ डैश माइनस एफ सी ए, बड़े में छोटे घटा दिए, बड़ा लिया, क्या हो गया, ए क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर अंडर रूट 2 माइनस ए क्यू स्क्वायर बाई 12 स्क्वायर। तो ए क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, और अंडर रूट 2 माइनस क्या जाएगा, ये बटे 2, और यही क्या हो जाएगा। क्लियर है, नोट कर ले जरा इसको।
चलिए, तो आज हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।